3.0 जो भर्ती प्रक्रिया पुनः स्टार्ट होने जा रही है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। बीपीएससी तैयारी 2.0 की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो कि आयोग के अध्यक्ष रहे जिन्होंने पेपर ले आया। उसके अलावा उनके समय में उनसे पूर्व भी बीपीएससी के जो पेपर लिए गए बहुत संदेह के दायरे में रहे। हमेशा ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर छपवाते रहना लगातार और पेपर आउट होना भी अपने आप में एक अवैधता साबित करता है, जिसके तहत बीपीएससी पे कार्रवाई 100% बिहार सरकार को करना चाहिए था। वहीं पे केंद्र सरकार को ईडी और सीबीआई का जांच करा के उस पर कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए थी। अभी ताजा न्यूज है कि अध्यक्ष साहब के घर में हीरे की अंगूठी चोरी हो जाना अपने आप में ही स्पष्ट करता है कि नए खेल का आगाज कर देना, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम किसी भी तरह जनता को मोड़ सकते हैं। अब वो जनता नहीं रही जो मोड़ सके। अब जनता जग चुकी है और अपने हक की लड़ाई करने वाली जनता है, अपने अधिकारों को मांगने वाली है, हर एक बातों को स्पष्ट करके रखने वाली जनता है। बीपीएससी में आपने चाहे 1.0 चाहे 2.0 दोनों भर्तियों में आपने विज्ञापन के बाद लगातार चेंजिंग करते रहे, जो अन्य ट्विटर के माध्यम से हर किसी के माध्यम से आप तक ने सूचना भेजने का प्रयास किया। लेकिन आप ये भूल गए कि जो शिक्षक हैं वो बहुत अमीर परिवार से नहीं आते। अगर अमीर परिवार से आते ना तो 40,000 की नौकरी करते, 50,000 की नौकरी करने के लिए बीपीएससी में नहीं आते। आपको पता था कि गरीब परिवार के लोग हैं और इनको सूचना नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण बीपीएससी के माध्यम से अवैध कार्यों को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसके तहत आपने अनेकों नियम अनेकों कानून बनाए और बाद में उसी कानून को लागू किए तथा अनेकों पेपर होने के बाद आपने कानूनों में बदलाव किया, जो कि एक तरह के असंवैधानिक है और आपके ऊपर तत्काल प्रभाव से आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी या बिहार सरकार को कार्रवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार में कार्यरत अधिकारी इन सूचनाओं को नहीं पहुंचा रहे हैं तथा जो लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। आखिर वो आदेश पारित किसके द्वारा किया गया? मैं यही पूछना चाहता हूँ। यही मैं अपने पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूँ, उस दर्जे के जो पत्रकार है, कि भाई जब लाठीचार्ज हुआ और एक महिला जो गर्भवती थी उनके ऊपर, उस बहन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो आप लोग सो रहे थे। आप उस अधिकारी को पकड़िए जिसने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, उससे पता करिए कि उसको लाठीचार्ज करने का आदेश और अधिकार किसने दिया। वो बताएगा कि किन कारणोंवश अधिकार मिला और किसने आदेश किया। जिसने आदेश किया फिर उसका गला पकड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि जिसने अवैधता करते हुए बिहार की वो बेटी जो गर्भवती थी जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुए उसको सजा मिल सके। एक सिपाही दोषी नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक सिपाही दोषी नहीं होता, एक दरोगा दोषी नहीं होता है, लेकिन होते अधिकारी हैं जिसके ऊपर कार्रवाई करने की कभी भी मांग नहीं उठती है और हमेशा से सस्पेंड और बर्खास्त सिपाही और दरोगा ही होता है। आखिर क्यों? सिपाही अगर इतना ही अधिक पैसे कमाने वाला होता तो वो अमीर होता। सिपाही के पास पैसे नहीं जाते हैं, पैसे जाते हैं तो अधिकारियों के पास जाते हैं, क्योंकि अमीर तो अधिकारी होता है। अगर अधिकारी अपने क्षेत्र में बैन लगा दे किसी चीज का तो माई का लाल कोई सिपाही की औकात नहीं है कि पार करा दे। तो सिपाहियों को आप लोग कमजोर समझ के जो अटैक करते हैं, सिपाहियों पर अटैक मत करिए। उन अधिकारियों को गला पकड़ने की कोशिश की, उन अधिकारियों को पकड़ने की कोशिश करी जिन्होंने अवैध तरीके से संविधान के विरुद्ध जाके कार्य करने का प्रयास किया है, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करिए। कोर्ट तक आप लोग खींचिए। हम लोग के पास जितना पावर है उतना हम कर पाते हैं, उसके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं और अपनी बातों को जो एक संवैधानिक है उसको आगे तक उठाने का भी पूरी लड़ाई और जद्दोजहद में मैं लगा हुआ हूँ। वहीं पे बीपीएससी में आपको याद होगा हम लोग जहाँ लड़ाई कर रहे थे, जहाँ बेटियों के ऊपर लाठी गिर रहा था, वहीं पे एक पत्रकार जो अपने आप को पत्रकारिता में बिहार के नंबर 1 पत्रकार बोलते हैं, उनका कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। शिक्षकों को लाठी गिरता देख उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि नीतीश सरकार जो कर रही है वो सही कर रहे हैं। तो आज मोतिहारी की जनता को आवश्यकता है कि वो भी अपने पावर को दिखाएं और हर एक शिक्षक गली
शिक्षकों में पावर होती है वही पावर हर एक संवैधानिक अधिकार के तहत सबको मिलनी चाहिए। के उनके ऊपर वार कर देगा तो ये बर्दाश्त नहीं है। यही मनीष कश्यप जी हैं जिन्होंने कहा था, हाथ जोड़ा था कि मैं शिक्षकों का साथ नहीं दूंगा, और आज कई ऐसे शिक्षक हैं चंपारण क्षेत्र में जो इनके साथ में खड़े होने का दावा करते हैं। तो आप दावा आपका 100% खरा नहीं उतरने वाला है। आपको बता दूं, उन्होंने सपने दिखाए हैं मजदूरों को कि मजदूरों को अब वो मजदूरी नहीं करने देंगे, बिहार में रह के उनको हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, उनके लड़के हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, उनके लड़के भी एक भारतीय जो शिक्षा है, नीति है, उसको एक समतुल्य करके उनको भी हाई लेवल का एजुकेशन दिलवाने में उनका साथ देंगे। और सभी लड़के अब कोई भी मजदूरी नहीं करेगा, सभी हाई एजुकेटेड होंगे, नौकरी पाएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, विदेशों पे राज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मनीष कश्यप क्या करेंगे? उन्होंने यही सब गारंटी दे रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि मिलों को खुलवा देंगे, सारी चीजें कर देंगे, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां लगवा देंगे जो कि उनके संवैधानिक अधिकार से बाहर है। ये कुछ नहीं करने वाले। इस व्यक्ति ने, आपको बता दूं, इंजीनियरिंग कंप्लीट किए। आज हर एक गली में उन्हीं के क्षेत्र में जाके देखिए 10 से 12 लड़के इंजीनियरिंग किए हुए मिल जाएंगे जो 8,000 7,000 की नौकरी करने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म मिला न्यूज चैनल का और गरीबों का सपोर्ट मिला। इन्होंने समझा इस बात को, क्योंकि हमेशा से ये लोग हमेशा से इसी चीज को पकड़े, कमजोरियों को पकड़े। इनके बापा दादा ने भी कमजोरियों की हमारे पकड़े और उसी कमजोरियों की लेके बात करते हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं साफ करते। ये फिर हमारी कमजोरी की बात करके ये फिर अधिकार पा जाते हैं और हमें भूल जाते हैं। वैसे ही ये व्यक्ति झूठा वादा कर रहा है। ये व्यक्ति केवल और केवल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि इनको पेंशन योजना लागू हो सके, पेंशन योजना बहाल हो और इनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इनके पेंशन योजना बहाल होने से आपका क्या लाभ है? मनीष कश्यप जी ने कहा कि मैं गरीब हूँ। आपके दादा इंडियन आर्मी में थे, आपके पिताजी बोलते हैं कि इंडियन आर्मी में थे, आपके 3 से 4 यूट्यूब चैनल है जिसमें 3 से 4 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बाद आप गरीब हैं। तो 4,000 मंथली कमाने वाला क्या अमीर है? आप 3 लाख रुपए मंथली इनकम कमा रहे हैं कम से कम, तो आप गरीब हैं। और जो 2,000 1,000 रुपए में गुजारा अपने जीवन का कर रहा है वो अमीर है। आपने कहा ना गरीबों का साथ देना चाहिए, तो आप क्यों नहीं देते हो? आप लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हो, लालू प्रसाद यादव की बेटे पे आरोप लगा रहे हो कि 9वीं फेल है। तो कम से कम 9वीं फेल होके वो चुनाव लड़ रहा है, कम से कम वो अपने आप को हाई फाई नहीं दिखा रहा। लेकिन एजुकेशन ऐसा तो लगता है कि प्रतीत होता है कि दिखाने का वो केवल दांत है 9वीं फेल, लेकिन एजुकेशन उस व्यक्ति का बहुत हाई है। आपसे अच्छा भाषण दे लेता है, आपसे अच्छी तकनीकों पे बात कर लेता है वो, तो आप क्या बात करोगे? उसकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। वो बहुत ऊंचे लेवल के आदमी है और आप इंजीनियरिंग करके भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप तो 9वीं फेल से भी नीचे हैं। आपको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप आइए, पत्रकारिता जो कर रहे थे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन आपको पत्रकारिता करना ही नहीं है। आपको तो केवल एक मुद्दा चाहिए था, एक चुनाव चिन्ह चाहिए था, एक चुनाव में लड़ने का, उतरने का रास्ता चाहिए था और गरीबों का वोट पा के जीतने का एक बढ़िया तरीका चाहिए था। आइए, आप इंजीनियर हैं तो आप ही इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर ले रहे हैं? आप जा रोडों को, सड़कों को दिखा रहे हैं कि ये गलत बन रहा है, ये ऐसे बनना चाहिए, वैसे, तो आप ही उस ठेकेदार से कहिए कि आप ही को इंजीनियर के रूप में तैनात कर दे। बिहार सरकार भी तैयार है, भारत सरकार भी तैयार है कि आप अगर बढ़िया बता रहे तो आप भी बता दीजिए। आप इंजीनियरिंग फिर करके क्यों घूम रहे हैं? जाइए, अपना भी भारत सरकार के पास सजेशन रखिए, बिहार सरकार के पास भी सजेशन रखिए, क्योंकि आप ये नहीं रख सकते। आपको तो केवल अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए और पेंशन योजना लेना है आपको, इसलिए आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हो। हम हर एक बिहार के, चंपारण के लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ये पर्दे के जो आगे आया है ना, ध्यान रखिए, ये नकाब लगा के लोग आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे जीत जाएंगे ना, अपने नकाब हटा देंगे। यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जो दिल्ली के सांसद महोदय हैं, उनको कहा था कि मेरा बड़ा भाई है, मैं जेल में था तो मेरा पूरा सहयोग किया,
कुछ किए, 2 बार के सांसद थे, बिहार को बहुत सारी चीजें दिला सकते थे, आज कुछ नहीं दिलाए। और इन्होंने जो बड़ा भाई बोले थे क्यों नहीं इनके प्रचार में आ जाए, कोई नहीं आने वाला प्रचार में। और ये व्यक्ति ऐसा है कि आप लोग को धोखा देके अपने अधिकारों की बात करके अपने अधिकार को प्राप्त करेगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हर शिक्षक याद रखिए कि वो गरीब बहन, गर्भवती बहन जिसके ऊपर लाठी चली थी, उसका बदला इस टैक्स से जरूर लेना है। और इसको चुनाव में हरवाने में आप लोग का सबका हाथ होना और सपोर्ट होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन ली पूरी बात, और बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप जो है चुनाव में उठ रहे हैं, दूसरी ओर TRE-3 पेपर लीक मामला जो है अभी तक जो है कई सारे अधिकारियों को जो अब नोटिस धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो आगे अब कार्रवाई तेज़ होगी। वहीं TRE-1 TRE-2 पे खतरा मंडरा रहा है, और TRE-1 TRE-2 जो बहाली की प्रक्रिया हुई थी संदिग्ध है और जांच के घेरे में फिर से आ रही है, और जांच भी होगी इसकी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहे। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।